तो चलिए आज से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर को लेकर। देखिए ये चैप्टर सभी को बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं चैप्टर के अंदर में जिनके बारे में आप लोग फेमिलियर नहीं होते। आप सभी को पता है कि भाई मेरा जो वर्क पावर एनर्जी है ये केवल एक फॉर्मूले तक आप सीमित रख लेते हैं कि एफ डॉट डी एस मेरे पास में आ गया तो मैं इसको वर्क डन बोल देता हूँ। ठीक है भाई, हम यहाँ से इसकी शुरुआत कर देते हैं और फिर यहाँ से चीजों को पढ़ते हुए हम वर्क के बाद में एनर्जी को भी कंप्लीट कर देते हैं और वर्क के बाद में हम पावर को भी इसके अंदर में इंक्लूड कर लेते हैं और तीनों चीजों को आप लोग डिफाइन कर देते हैं। लेकिन आपको बेसिक इसका यही नहीं पता है कि भाई मेरे पास में फोर्स कौन सी फोर्स की बात कर रहा है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। अगर ये दोनों चीजें आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं पता है तो आप कैसे उसका वर्क डिफाइन कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएंगे ना। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, बिल्कुल अभी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, और फिर हम चैप्टर की तरफ में बहुत अच्छे से बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल्स इसके अंदर में सोल्व करेंगे और साथ ही साथ अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसके अंदर में मैं डालने की कोशिश करूंगा। अब मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट आपने कहा कि यहाँ पर रखा हुआ है और इसको मैं यहाँ से पुल कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप सभी ने कहा ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस करके इस पोजीशन पर चली जाएगी और इसने डीएस किया यानी कि यहाँ पर कहा कि ये वर्क डन किया है। दूसरा केस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ कि मान लो ये मेरे पास में ब्लॉक है, ये थोड़ा मैंने स्पंजी ब्लॉक लिया हुआ है, यहाँ पर एक स्पंज जो आराम से दब जाए इस तरह का मैंने ब्लॉक लिया है और मैं यहाँ पर इसको उंगली से प्रेस कर रहा हूँ। ये प्रेस कर रहा हूँ, ये पीछे दीवार है तो ये ब्लॉक तो मेरा मूव नहीं किया है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसका डिफॉर्मेशन हो गया यानी कि कहीं ना कहीं ये इस डायरेक्शन में चली गई है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों केसेस के अंदर में केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्या कोई वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है? सबका आंसर आएगा कि इसमें तो वर्क डन हुआ है जी और इसमें वर्क डन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपने कहा जी ब्लॉक जो है मेरे पास में रुका हुआ है, ये कहीं मूव नहीं करके गया, कोई इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं आई है, तो ये वर्क डन इसके अंदर में जीरो हो गया। यही तो गलत धारणा है आप लोगों की। इसी चीज को मैं यहाँ पर रिमूव करूंगा आपके माइंड से। बहुत से लोगों का ये होता है कि वर्क डन अगर मेरे पास में जीरो हो जाता है तो वो फोर्स मेरे लिए कोई काम की नहीं है, यानी वर्क डन जीरो मतलब कुछ भी नहीं है वहां पर, वो बेकार है मेरे लिए वो फोर्स। ये भी एक गलत धारणा है आपने अपने दिमाग के अंदर में बनाई हुई है। इन सब चीजों के सॉल्यूशंस हम ढूंढेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही जो आपने डीएस को लेकर बात करी है, एफ को लेकर बात करी है, कौन से फोर्स होते हैं, कौन से डीएस होते हैं, किसको हम कंसिडरेशन में लेके चलते हैं, तो सारी बातें यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ इसके बाद में मैं एनर्जी को भी बहुत अच्छे से, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उनको लेकर चलेंगे। बहुत से लोगों का होता है कि एक पोटेंशियल एनर्जी आती है और एक काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर में हम डिफाइन करते हैं। भाई ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर डिफाइन करी गई है, ये आपकी चीजों को आसान करने के लिए बनाई गई है। बहुत से लोग बोलते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी का इतना बड़ा कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आता, कैसे करें इसको? भाई पोटेंशियल एनर्जी आपकी चीजों को पजल्ड करने के लिए नहीं है, ये आपको बेसिकली कहें कि इंटीग्रेशन से बचाने के लिए होती है। यानी कि जो भी आप इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह पढ़ेंगे या फिर आप आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, चाहे मेरे पास में रोटेशनल मोशन को लेकर बात करूं मैं, या आने वाले चैप्टर जो भी रहेंगे उनको लेकर बात करूं, सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो वहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। और ज्यादातर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन भी करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपको इंटीग्रेशन से बचाने की कोशिश करती है, आपकी चीजों को आसान बनाने की कोशिश करती है। तो आप अच्छे से आगे से एक इमेज बना लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हमारी मदद करने के लिए है, हमें डराने के लिए नहीं है। ये कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आते हैं बहुत से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हम उसको अच्छे से देखेंगे। फिर हम काइनेटिक एनर्जी और यहाँ से दोनों की एक थ्योरम निकल के आएगी, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम निकलेगी, और फिर हम उसको अच्छे से आगे देखते हुए चलेंगे और उससे जुड़ते हुए सारे कंसेप्ट्स मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा। तो जो आपके दिमाग के अंदर में गलत धारणाएं बनी हुई है वर्क पावर एनर्जी को लेकर, उनको सबसे पहले रिमूव करना है। क्या क्या हमारे पास में डेफिनेशंस होती हैं, फिर कैसे हम इसकी फोर्स वर्क को हम डिफाइन करते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए उस चैप्टर को हम शुरू करें। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर में देख रहे हैं या फिर कहीं किसी भी अपने प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो फोटोनिक्स की जो ऑफिशियल ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे पास में प्ले स्टोर के ऊपर में जाएंगे वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, जो भी वहां पर जुड़ना चाहता है, स्टडी मटेरियल वहां पर पोस्ट किया जाता है, तो वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करूं मैं चैप्टर को लेकर। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डिफाइन करूं मैं वर्क की डेफिनेशन को लेकर। तो वर्क देखो, मैं बहुत डेप्थ में इसको नहीं लेके जाऊंगा आप लोगों को कि वो डेफिनेशन में रटवा दूं। ये मेरे पास में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वर्क होता है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव और मेरे पास में जीरो होता है, ये डेफिनेशन यहाँ पर बताने से कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है कि हमारी न्यूमेरिकल्स की अप्रोच कैसे हमें करनी चाहिए और कैसे इसकी डेफिनेशन के साथ में हमको खेलना चाहिए। देखो वर्क जो होता है, अगर मैं सिंपल से इसकी बात करूं, तो हमें जो ध्यान रखना है ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर इन द सेंस कि ये जो भी हमारे पास में आएगी इसका केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि किस तरह से हमने किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर में काम किया,
फिजिक्स की डेफिनेशन में हम वर्क को डिफाइन करते हैं, यहाँ पर सारा जो भी है ना वो फिजिक्स की डेफिनेशन में हम डिफाइन करते हैं। तो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में काम करते हैं यानी कि वर्क करते हैं, और वर्क करने से उसके पास में क्या आती है, एक एनर्जी आ जाती है, और इसी एनर्जी को हम फर्दर जो हमारे पास में स्टडी करी जाती है, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर बात करेंगे। ठीक है, अब ये वर्क जो है मेरे पास में कितने तरह का हो सकता है, बेसिक बेसिक डेफिनेशन आप सभी को पता है इसके बारे में कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। ठीक है भाई, ये बताना भी मेरे लिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मेरे पास हमें थ्योरी नहीं करवाई गई है। मैं थ्योरी करवाऊंगा, लेकिन जो हमारे पास में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस रहेगी उनको मैं ज्यादा फोकस करता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें इसकी यूनिट की, बात कर लेता हूं। तो यूनिट सभी को पता है कि वर्क की यूनिट मेरे पास में जूल होती है, और दूसरी चीज अगर आप इसके सीजे सिस्टम की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है आर्ग, ERG। और फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि जूल और आर्ग के अंदर में क्या कोई रिलेशन है, बिल्कुल है भाई, 1 जूल दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्ग। जैसे हमने न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन देखा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये हमारे पास में वहां रिलेशन थी। तो ठीक उसी तरह से मेरे पास में 1 जूल जो होता है उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ सीजे सिस्टम के अंदर में, आर्क की जो उसकी यूनिट है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क। ठीक है भाई, अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करता हूँ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका ml²t-2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको बार बार हमें जरूरत पड़ती है जब हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं। वहां पर इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करने के लिए इस यूनिट का जो इंपॉर्टेंस, इस डायमेंशन का वहां पर यूज करते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट उसकी कैलकुलेशंस होती हैं कि हमें क्या करेक्टिवनेस के लिए फाइंड कर सकते हैं या किसी की रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वहां पर हमें इनकी जरूरत पड़ती है वर्क की। वर्क और एनर्जी दोनों की हमारे पास में डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज ml²t-2। ठीक है भाई, ये तो था बेसिक जो आपका वर्क, जो आप किसी भी किताब के अंदर में अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब जो शुरुआत करूंगा मैं आप लोगों से वो रहेगी एक छोटे से ब्लॉक को मैं बात करूं। तो यहां पर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास हमने मान लिया m, ये मेरे पास में m मास है। अब इसके पास ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन के ऊपर में, यहां पर मैंने फोर्स लगाई है, और लेट सपोज कि ये एक एंगल बना रहा है, यहां पर ये एक एंगल बना रहा है, दिस इज एंगल थीटा, और यहां पर आपने लगाई है फोर्स। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आता है। अगर मैं इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा हूं तो कंफर्म है कि इसका जो कंस्टेंट होगा वो क्या रहेगा, इस सरफेस के ऊपर में इस ऑब्जेक्ट को चलना है तो इसका कंस्टेंट क्या रहेगा। आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं इधर की साइड में मूव करेगी, और मूव करेगी तो ये थोड़ा सा क्या कर गई है, डिस्प्लेस कर गई है, यानी कि थोड़ी सी उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो आपने कहा कि एक फोर्स लगने से उस ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो बता रहा हूं। अब यहां पर फोर्स जो है वो मेरी दो डायरेक्शन के अंदर में लगेगी। अच्छे से इसका रिजोल्यूशन भी आपको आता है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये पॉइंट जो बना रहा हूं इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, ध्यान से देख लेना इसको। ये पॉइंट से इस डायरेक्शन के ऊपर मैं इसी का कंपोनेंट ले रहा हूं जो नीचे की साइड में आएगा, मैं उसको थोड़ा सा नीचे डिफाइन किया है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ कोस थीटा से, और जो इसको ऊपर की तरफ में रखेगा, यानी कि ऊपर की तरफ में जो बैलेंस करके रखे हुए हैं, यानी इसका जो मेरे पास में फोर्स लगेगा, जो नॉर्मल लगेगा, वो रहेगा आपके पास में एफ। इस वाले फोर्स का जो कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, जो ऊपर की साइड में है, और नीचे की साइड में इसका mg लगता है, और ऊपर की साइड में एक नॉर्मल लगेगा जो इनके कॉन्टेक्ट सरफेस को बैलेंस करके रखेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर सरफेस पर रखेगा। तो आप नॉर्मल इसका इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी कैलकुलेशन जो हमने एनएलएम के अंदर में देखी थी। अब पूरे वर्क डन के अंदर में हमें इस ऊपर वाली वर्टिकल कंस्टेंट से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वर्टिकल कंस्टेंट का तो कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर है नहीं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर में चलाना है। तो केवल और केवल ये एफ कोस थीटा ऐसी फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही तो चीज होती है ना कि एफ कोस थीटा इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वर्क जो होता है इसको आप लोग डिफाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स लगा एफ कोस थीटा, और कितना बॉडी ने डिस्प्लेस किया, छोटा सा हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो हम उसको ds लिख देते हैं। ये अभी डॉट मैंने कुछ नहीं लगाया, सिंपल मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है एफ कोस थीटा और ds को। ठीक है भाई, अब आपने वेक्टर कैलकुलेशन के अंदर में अच्छे से पढ़ा होगा कि मैं इसको ये लिख देता हूं एफ ds कोस थीटा, ये यहां पर आपने डिफाइन कर दिया। तो ये जो कोस थीटा आया है, तो वेक्टर कैलकुलेशन में आपने देखा था कि अगर मेरे पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। और अगर इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तो आप लिखते हैं इसको ए बी साइन थीटा, यानी कि क्रॉस से हमारे पास में साइन आ जाता है और डॉट से यहां पर आपके पास में कोस थीटा आ जाता है। तो मैं केवल इस चीज को क्या लिख सकता हूं, देखो ये फोर्स भी अपने आप में क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ds क्या है, ये भी मेरे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो यहां पर कोस थीटा लिखने का मतलब हुआ कि दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स थे भाई यहां पर ना, ये वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इन वेक्टर्स को मैं लिख सकता हूं कि एफ डॉट ds। तो वर्क जो आएगा, क्योंकि हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेने की वजह से जो वर्क डन रहेगा वो एक डिफरेंशियल फॉर्म रहेगा। बहुत छोटा वर्क डन की बात करूंगा, और जब भी हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना पड़ेगा तो हमारे लिए
इस पूरी कैलकुलेशन को क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है भाई, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं और आपका सोचने का दायरा यहां पर खोलने की कोशिश करता हूं, जो आप लोग एक गलत धारणा या अपने दिमाग के अंदर में बनाए रखते हैं। मान लो यहां पर मेरे पास में एक सिंपल पेंडुलम है, यहां पर एक सिंपल पेंडुलम हुआ और यहां से ये उसका मीन पोजीशन है, इसको मैं थोड़ा सा मूव किया और इस पोजीशन पर ले गया मैं, इस पोजीशन पर सिंपल पेंडुलम है। ठीक है भाई, अगर इस पोजीशन पर है तो इसमें क्या हुआ, टेंशन लग रहा होगा, यहां से टेंशन इस डायरेक्शन में और इस पर्टिकुलर पॉइंट से टेंशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये इधर इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा ये, और ये होगा भी, हमने इस पॉइंट से छोड़ा तो नीचे की साइड में आया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वर्क डन बाय टेंशन, भाई टेंशन भी अपने आप में क्या एक फोर्स ही तो है, ये जो टी लग रहा है यहां पर ये भी अपने आप में क्या एक फोर्स है। मैं पूछ रहा हूं ये टेंशन ने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट यानी कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क डन किया है। तो सभी का आंसर आएगा कि भाई हमारे पास में एफ डी एस कोस थीटा होता है, और थीटा जो यहां पर बना है किसके बीच में थीटा लिया जाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ऑब्जेक्ट ने किस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में, और फोर्स कहां लग रही है, ये इस डायरेक्शन में लग रही है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में। तो यहां पर जो एंगल बना दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, सभी को पता है इसके बारे में। जो मैं बताना चाहूं उसके ऊपर में आप पॉइंट आउट करेंगे अभी थोड़ी देर में। यहां पर आपने निकाला कि मेरे पास में दोनों के बीच में एंगल, फोर्स चाहे कुछ भी हो, टेंशन चाहे कुछ भी हो, कितना ही डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो पूरी कैलकुलेशन मेरे पास में जीरो आ गई। अभी जीरो आ गई है, इसका मतलब क्या होगा कि टेंशन ने कोई काम नहीं किया, यानी कि टेंशन का इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारे लिए। भाई वर्क डन, बहुत से लोग बोलते हैं वर्क डन मेरे पास में कितना आ गया, जीरो आ गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ जो फोर्स है मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती है। ये सबकी एक गलत धारणा होती है कि जो अगर वर्क डन मेरे पास में जीरो आ गया यानी कि उस पर्टिकुलर फोर्स की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई इस पर्टिकुलर फोर्स की इंपॉर्टेंस है, अगर ये फोर्स नहीं होती तो क्या ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता था, नहीं कर सकता था। यानी कि इस फोर्स ने, अगर मेरे पास में वर्क डन जीरो आ गया, तो उस पर्टिकुलर फोर्स ने, यानी कि जो मेरे पास में टेंशन थी, इसने डायरेक्टली एनर्जी को ट्रांसफर नहीं किया उसके पास में, डायरेक्टली नहीं किया है, इनडायरेक्टली उसके पास में क्या किया है, एनर्जी को ट्रांसफर किया है। अगर ये इनडायरेक्टली इसने ट्रांसफर किया है तो यहां पर वर्क डन जो जीरो मेरे पास में आ रहा है, ये डजंट मीन कि मेरे पास में टेंशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर इस टेंशन की इंपॉर्टेंस है, उस पर्टिकुलर फोर्स की भी इंपॉर्टेंस होगी जिसमें वर्क डन जीरो आएगा, लेकिन वहां पर डायरेक्टली एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। मैंने अभी पिछले वाली स्लाइड में बताया ना आपको कि जो मेरे पास में वर्क डन होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो तब उसके पास में एक एनर्जी आती है, या फिर एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन कर सकते हैं। दोनों क्या मेरे पास में इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे से हम एक दूसरे की तरफ में जा सकते हैं। तो यहां पर जो वर्क डन हो रहा है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, जो जीरो आप लोग डिफाइन कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास में जो टेंशन लगी है उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो गलत है। उसका आपको ये कहना चाहिए कि भाई वो डायरेक्टली एनर्जी को ट्रांसफर नहीं किया, उसने इनडायरेक्टली किया है बॉडी के पास में ट्रांसफर, लेकिन जो टेंशन यहां पर आपने दी है इसका अपना एक इंपॉर्टेंस होगा जो कि उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, छोटी सी आपकी डेफिनेशन यहां पर क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी नहीं हुआ तो आपको सबको पता है कि मान लो मेरे पास में सन है और इधर अर्थ है, हम ये मान ले कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ में चक्कर लगा रही है और एक सर्कुलर पाथ इसके अंदर में कवर कर रही है। अगर इस पॉइंट पर देखोगे तो इसने क्या किया, इसका फोर्स जो अर्थ और इसके बीच में लग रहा है, फोर्स इनटू में डीएस। अब डीएस कितना हुआ, ऑब्जेक्ट गई जहां से उसी पर्टिकुलर पोजीशन पर आ गई, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, तो यहां पर जो वर्क था वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, इसकी इंपॉर्टेंस है। वर्क डन बेशक मेरे पास में जीरो आ गया है, लेकिन इस फोर्स की इंपॉर्टेंस है मेरे लिए, क्योंकि तभी तो मैं अपनी डायरेक्शन को क्या कर पा रहा हूं, चेंज कर पा रहा हूं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वर्क डन जीरो होने का मतलब ये नहीं कि उस फोर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए। चलो अब छोटी सी कहानी और देखते हैं। कहानी बड़ी खूबसूरत है ये, और ये कहानी आप लोग जानेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के नाम से। क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किसी को कोई आइडिया है? देखो आप लोग जो ऑब्जेक्ट अभी यूज किया हमने, अभी मैंने जैसे शुरुआत करी थी इस लेक्चर की, तो वहां पर मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट मेरे पास में एम है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि आप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, और कोई भी वैल्यू मैंने वहां पर डिफाइन करी थी उस पर्टिकुलर फोर्स का, मान लेता हूं मैं खाली एफ यहां पर डिफाइन कर देता हूं। ठीक है भाई, आपने कहा जी इसके अंदर में वर्क हो रहा है, बॉडी जो है मूव कर गई है, डी एस यहां पर मूव कर गया है, तो मैंने डायरेक्टली इसको डिफाइन कर दिया कि एफ डी एस कोस थीटा,
या फिर डायरेक्टली मैं कर दूं एफ डॉट डी एस इनके वेक्टर फॉर्मेशन से, और ये वर्क डन मेरे पास में निकल कर आ जाएगा डिफरेंशियल वर्क डन। ठीक है भाई, हमें समझ में आता है ये चीज। लेकिन अगर मैं अभी दूसरा केस लूं और इसमें मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर मान लो मैंने एक दीवार लगा दी है ये, और बीच में मैंने रख दिया स्पंज। स्पंज समझते हैं ना आप लोग, जो आराम से इजीली दब जाए, जो जैसे हमारे कुशन होते हैं सोफे वगैरह के अंदर में, तो उस तरह का कुछ हम इसके अंदर में लगा देते हैं जो इजीली हम उसको प्रेस कर पाए। ठीक है भाई, इसका भी मास मान लेते हैं m है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर में एक फोर्स लगाया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स लगाया। जैसे मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, अभी यहां पर बताओ मेरे को, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा था, ये जो ब्लॉक था वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ में मूव किया, और मूव किया तो आपने कहा जी इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया है, तो हमने इजीली इसका वर्क डन निकाल लिया। ठीक है भाई, अब मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर में यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, जैसे यहां पर फोर्स लगाई तो आप लोग देखेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और कुछ इस तरह का इसमें शेप बन जाएगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा अपना डिस्प्लेसमेंट किया। कितना डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं ये डी एस इसने डिस्प्लेसमेंट किया। क्या इस पूरे ब्लॉक ने मूव किया, ब्लॉक ने मूव नहीं किया, क्योंकि हमने आगे क्या लगा दी, दीवार लगा दी है। लेकिन इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है, पहले ऐसे हुआ करता था ये, अब इसकी शेप कुछ इस तरह की हो गई है। तो यानी बॉडी ने जो है वो अंदर की तरफ में डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये हमने डीएस मान लिया। तो क्या इसका वर्क डन मेरा जीरो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाई है, अगर वो पॉइंट मूव कर गया या फिर मैं कहूं कि डिस्प्लेस कर गया, तो हमें कंफर्म है कि वहां पर क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। किसकी टर्म में, फिजिक्स की टर्म में हम बात करते हैं सारी। अब किसी का दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा आपने तो इस पॉइंट पर फोर्स लगाई थी, तो ये कैसे, इसके अंदर में कैसे वर्क डन हो गया, यहाँ पर तो ब्लॉक मूव कर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मेरे पास में पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, और ये जो ब्लॉक है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सेम है, जिसकी वजह से इस फोर्स पे लगने से ये पॉइंट तो मूव कर रहा है, साथ ही ये ऑब्जेक्ट भी मूव कर रही है, क्योंकि ये पॉइंट जो है उस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। इसीलिए हम डायरेक्टली इसका बोल देते हैं एफडीएस। और इस केस में क्या हुआ, ब्लॉक तो मूव नहीं किया, लेकिन वो अंदर की तरफ में डिफॉर्मेशन हो गया। देखो ब्लॉक काम हो गया, वहीं के वहीं रुका हुआ है, दीवार के पास में रुका हुआ है ये। तो अब आप लोग ध्यान रखें कि जब भी मेरे पास में एफ डी एस की बात करता हूं मैं, ये जो फॉर्मूला हम बात करते हैं, तो ये इस पे लगने वाली जो फोर्स होती है, यानी कि ब्लॉक पे या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पर भी आप फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स होती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस भी पॉइंट पर आप फोर्स लगाएंगे, जो कि हम एनएलएम के अंदर में भी अच्छे से पढ़ के आए हैं। और ये वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाई है और वो डिस्प्लेस कर गया। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला प्लेस या फिर कहें पॉइंट, जो कि क्या कर गया है, मूव कर गया है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में बताओ कि वर्क डन जीरो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, वर्क डन नॉट इक्वल टू जीरो। बेशक ये ब्लॉक मेरे पास में मूव नहीं किया है, लेकिन यहां पर भी वर्क डन जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन हो गया। जिस पॉइंट पर मैंने एप्लीकेशन किया, जिस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया था, वहां से इसका डिस्प्लेस हो गया है। और इस केस में क्योंकि दोनों का पॉइंट मेरे पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और जिस ब्लॉक पे मैं लगा रहा हूं वो दोनों सेम पॉइंट है, तो ये पूरा ही ब्लॉक कितना कर गया, डीएस मूव कर गया, चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं। अभी डिस्प्लेसमेंट हम लेते कहां से, हमेशा इनके सेंटर ऑफ मास से ली जाती है। ये कैलकुलेशन जो होती है हमेशा आगे भी मैं लिखूंगा, तो मैं ऐसे डॉटेड लगा दूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं इसके सेंटर ऑफ मास से बात कर रहा हूं कि ये सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर, या फिर मैं इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की बात कर रहा हूं कि वो कितना इसके अंदर में मूव कर गया। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कितना मेरे लिए इंपॉर्टेंस होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, यानी कि जिस पॉइंट को आपने फोर्स लगाई है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। चलो अब आगे बात करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस को लेके चलते हैं। अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। अभी तक आपने सिर्फ एक थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था इस वर्क डन का, और कैसे हम इस वर्क डन के अंदर में केवल एक फॉर्मूले तक ही सीमित नहीं रहते हैं, एफडीएस तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, इसके बाहर भी बहुत सारी दुनिया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये डीएस किसका है, ये एफ किसका है। ये चीज यहां पर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम बात करेंगे ना अपने इलेक्ट्रोस्टैट को लेकर बात करेंगे, तो इन पॉइंट्स का जो आज समझाए हैं, ये जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे हम, तो वहां पे इनकी इंपॉर्टेंस रहेगी। बेशक अभी तक आप लोगों को ये चीज नहीं पता थी कि ये डीएस कौन सा होता है और एफ कौन सा होता है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी आपको पता लग गई, तो इसको बिल्कुल दिमाग के अंदर में सेट कर लो, क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द फिजिक्स, मैं इन चीजों के साथ में बार बार खेलूंगा, एफ डॉट डी एस के साथ में। और जो एफ डॉट डी एस से आपने न्यूमेरिकल सोल्व करे हैं, यहां पर जो अप्रोच आपको सिखाई जाएगी कैसे इनको सोल्व करना है, वो टोटली डिफरेंट होगी।
क्योंकि आपने सिर्फ सिंपली, आपको फोर्स गिवन है और डीएस गिवन है, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने कहा कि एक फोर्स है 10 न्यूटन की और बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया 2 मीटर कर दिया, तो बताओ वर्क डन, तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे, 10 इंटू में 2 और 20 आपका आंसर आ जाया करता था। या फिर मैं कहूं कि मेरे को वर्क डन गिवन है 20, फोर्स मेरे को गिवन है 10, तो बताओ कितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया, आपका आंसर आ गया 2। लेकिन हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, वो यहाँ पर सीमित नहीं रहता है, केवल इन छोटी छोटी कैलकुलेशन तक सीमित नहीं रहता है। वो आपको डराने के लिए ना क्या करेगा, सुनो, डराने के लिए वो करेगा, आपको वेक्टर दे देगा और वेक्टर से पूछता है हमेशा। ये सिंपल तो कोई भी बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा इनको। लेकिन एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपके डर के साथ में खेलना चाहता है, जिन चीजों से आप दूर भागते हैं ना, उन्हीं के साथ में खेलने की कोशिश करता है। अब देखो यहाँ पर मैं जो कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूँ, क्या मैं रट के आता हूँ इनको, नहीं रटता, क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियरिटी है। तो इसी तरह से जो एग्जामिनर होता है ना, उनको भी अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है कि मुझे कैसे क्वेश्चंस को डेवलप करना है। अब ये फॉर्मूला है, सबने पढ़ रखा है एफ डॉट डी एस को, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप सभी नहीं करें, लेकिन इसकी जो तह तक जाएंगे कि ये डीएस कौन सा है, ये एफ कौन सा है, तो आपको समझ में आता है कि वर्क डन केवल एक फॉर्मूले तक सीमित नहीं रहता है, इसके बाद में बहुत सारी दुनिया है, और उसी दुनिया का हम यूज करेंगे, और उसी एग्जामिनर भी उसी दुनिया का यूज करता है और आपके क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। चलो ये बात आपको इस क्वेश्चन से समझ में आएगी, और कैसे आपको एक अप्रोच बनानी है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, वो यहाँ पर सीखने की कोशिश करना। बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाऊंगा मैं, शुरू के जो आज क्लास रहेगी इसके अंदर में बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें चलेंगी, और उनके साथ में छोटे छोटे कंसेप्ट्स भी आपको मिलते चलेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, मान लो मास है m। ठीक है भाई, इसके ऊपर में मैंने एक फोर्स लगाई है, डराने के लिए मैं दे रहा हूं आपको, डराने के लिए मैंने एक वेक्टर दे दिया। वेक्टर मैंने दिया 2i प्लस में 3j प्लस में 2k, ये दे दिया मैंने। बहुत से लोग तो छोटी छोटी ऐसी वैल्यूज देख के, वेक्टर को देख के घबरा जाते हैं। कभी नहीं घबराना, क्वेश्चन की आगे की तरफ में अप्रोच करो। अब मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है एक पोजीशन पर रखी है, और इसको मैं दूसरी पोजीशन पर लेके जा रहा हूं। मान लो ये मास था यहाँ पर रखा हुआ है, जिसका डायमेंशन मैं आपको दे, मतलब कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ, 1 2 1 दे दिए मैंने। और दूसरा वाला है जहां पर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा हूँ, इस पॉइंट पर मैंने दिया 3 4 3, ये वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी है, और मैंने पूछा बताओ मैंने कितना काम किया। आधे लोग तो यहीं पर अपने पेन ड्रॉप कर देते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है भाई अपना टीचर है वो पढ़ा लेगा, या फिर एग्जामिनर है वो हमारे नंबर काट लेगा। क्यों भाई, क्या आपको तरीका नहीं पता इसका, या कैसे अप्रोच करते हैं ये नहीं पता? चलो शुरुआत करते हैं इसकी। अब हमारे पास में जो वर्क डन है, उस वर्क डन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? अभी मैं सिर्फ पूरी फॉर्म लिख रहा हूं इसको, आगे मैं इसको शॉर्टकट डब्ल्यू डी भी करूंगा, या फिर डी डब्ल्यू से भी मैं आगे रिप्रेजेंट करूंगा, तो तीनों का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि वर्क डन ही है। और ये डी डब्ल्यू लिख रहा हूं, तो मैं छोटे से वर्क डन की बात कर रहा हूं, मान लो मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं, फिर कंप्लीट के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है भाई, अब यहां पर आपने देखा कि ये फॉर्मेशन जो थी ये एफ डॉट डी एस, क्योंकि वेक्टर फॉर्मेशन में है तो हम इसको वेक्टर की फॉर्म में ही लिखना पसंद करेंगे। अब क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 3 डायमेंशन के अंदर में दे रखे हैं, तो जो फोर्स है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर में हुई है। देखो 1 ये भी वेरी हुआ है, 2 ये भी वेरी हुआ है, y भी वेरी हुआ है, z भी वेरी हुआ है, तो हमारा तीनों के अंदर में वेरिएशन है। तो मैं इस ds को केवल एक कोऑर्डिनेट तक सीमित नहीं रखूंगा कि मैं dx मान के इसको पूरे को सोल्व कर दूं, नहीं। इस पूरे कोऑर्डिनेट को मैं अगर मैं 3D के अंदर में बनाना चाहूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं dxi प्लस dyj प्लस dzk। ये तो आपको आता होगा कि वेक्टर फॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर आपने लिखा कि डी डब्ल्यू यानी कि जो वर्क डन है दैट कैन बी रिटन एज एफ, कितना था मेरे पास में उसको लिखो अब आप, 2i प्लस में 3j प्लस में 2k, और यहां पर ये आया मेरे पास में dxi प्लस में dyj प्लस में dzk। अब कितने लोगों को इंटीग्रेशन आता है, यानी कि यहां पर मेरे पास में डॉट प्रोडक्ट है, वो डॉट प्रोडक्ट कितने लोगों को आता है? आई होप सभी को आता होगा। डॉट प्रोडक्ट में जो i है वो i से मल्टीप्लाई होगा, j है वो j से मल्टीप्लाई होगा, k है वो k से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है, जीरो हो जाती हैं। अगर आपको नहीं आता तो ये समझ लो कि i डॉट i मेरे पास में 1 होता है, और i डॉट j या फिर i डॉट k ये मेरे पास में जीरो वैल्यू होती है। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आई का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा, और ये जो इसके कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन मैं आई को जे से करूंगा तो वैल्यू जीरो, आई को के से करूंगा तो जीरो आ जाएगी। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि ये आया मेरे पास में 2dx प्लस में ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3dy आया, और ये कितना आएगा, के से के मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारे के साथ में कितना वैल्यू होगा इसका, जीरो हो जाएगा, तो 2dz आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है मेरे पास में dw आ गया। ठीक है, अब dw है ये तो एक छोटा सा वर्क आया,
और जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो हमारी चीजों को आसान करने के लिए होता है, हमारी चीजों को पूरा ये मानो कि जो वैल्यूज हैं उनको करेक्ट करने के लिए या कंप्लीट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे लिए इंटीग्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको इंटीग्रेशन से डरना नहीं होता, बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन आप सभी को आना चाहिए। तो ये छोटा सा वर्क डन मैंने निकाला, मान लिया मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव करके गया, तो ये वर्क डन आ रहा है। अगर मैं पूरे कंप्लीट इसकी बात करूं कि ए से बी तक जाने में इसको क्या लगा, तो यहां पर आप क्या कर देते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया। तो एक इंटीग्रेशन इसके साथ में भी लगेगा, यहां पर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा और यहां पर भी इंटीग्रेशन लग जाएगा। मैंने एक स्टेप को यहां पर कम कर दिया, ठीक है। मैं यहां पर एक इंटीग्रेशन दिखाता, फिर उसको एक एक के साथ में लिखता, तो यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, वर्क डन बच जाएगा, वर्क डन। अब देखो यहां पर, अब मुझे जरूरत है इसकी लिमिट्स को लगाने की। तो आप देखो कि ये इंटीग्रेट मैं कर रहा हूं dx के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन x के अंदर में कितना वेरी हुआ, 1 से लेकर ये 3 तक गया, तो इसका इंटीग्रेशन आया 1 to 3। दूसरे के अंदर में 2 से 4 पर गया, तो आपने लिखा 2 से 4। जेड कितना मूव किया, 1 से लेकर 3 तक, इसकी वेरिएशन आई 1 से लेकर 3 तक की, ठीक है भाई। अब इसको इंटीग्रेट करो और आप इसको सोल्व करो, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आई होप आपका आंसर यहां से बनेगा 4, यहां से बनेगा 6 और यहां से बनेगा 4। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 14 जूल। क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं था, सिर्फ मैं जो आपको अप्रोच यहां पर सिखाने वाला था वो ये थी कि अगर आपके पास में फोर्स जो है वो वेक्टर के अंदर में दे दी जाती है, और आपको पता है कि वो 3D के अंदर में मूव कर रहा है या 2D के अंदर में मूव कर रहा है, 2D में करेगा तो जेड वाला खत्म हो जाएगा, अब 1D में करेगा तो वाई या जेड, वाई और जेड दोनों खत्म हो जाएंगे, और वो जो वेरिएशन आएंगी वो हम उसको देख लेंगे। तो जो भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 3D मैंने इसलिए ले लिया आपको ताकि आपको इसका छोटा, तो देखो जब तक आपको बड़े वाला लॉन्ग कट आपको अच्छे से समझ में आता है, शॉर्टकट आप इजीली बना लेते हैं उसका। तो ये मेरे को 3D का पता है, तो मैं 2D के अंदर में दो टर्म तक यहाँ पर रुक जाऊंगा, और 1D के अंदर में होगा तो 1 टर्म तक मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। तो इस तरह से हम इनके कैलकुलेशन करेंगे। ये सभी आप लोग एक बार करके देखें, यही आंसर आप लोग के आएंगे। बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको सभी को आता ही होगा इसके अंदर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। और अब थोड़ा सा इंक्लाइंड वाली चीजों पर हम बात कर लेते हैं। ये मान लो मेरे पास में एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है मान लो 2 kg, और ये जो सरफेस, अब सरफेस को देख के घबराते हैं आप लोग, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। और मैंने कहा कि म्यू की वैल्यू, चलो बाद में दूंगा इसको मैं। ये मैंने कहा एक फोर्स लगा रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और ये जो एंगल बना हुआ है दिस इज इक्वल टू 37। 37 से बड़ा लगाव हो चुका है तो हम 37 ही रखते हैं हमेशा। चलो भाई, अब मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूं कि भाई जब मैं टाइम इज इक्वल टू जीरो है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो, तो वर्क डन बताना है आपको इन 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंदर में काम बताना है आपको कितना वर्क डन हुआ है। देखो आपका कंपिटिटिव एग्जाम जो बेसिक लेवल के होते हैं वो यहीं तक सीमित रह जाते हैं, यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, बस ये उनका मैक्सिमम दायरा है क्वेश्चन को पूछने का। लेकिन मैं आपको एक लेवल और उठाऊंगा इससे, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में उस लेवल के भी क्वेश्चन आए तो आप इजिली उनको करेक्ट कर पाए। चलो इसको सोल्व करो, स्क्रीन को पॉज करके एक बार ट्राई करो। अब तो फेमिलियर हो चुके होगे ना कैसे फोर्स को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको फिजिक्स अच्छे से सीखनी है ना, तो आपको दो चीज तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि एक्स के अंदर में कैलकुलेशन, वाई के अंदर में कैलकुलेशन, और तीसरा वेक्टर का रिजोल्यूशन। ये तीन चीज आपको अच्छे से आती हैं, तो कोई भी नहीं है आपको रोकने वाला फिजिक्स को समझने से, फिजिक्स को क्लियर करने से, फिजिक्स की जो हमारे सब्जेक्ट है उसके अंदर में अच्छे मार्क्स लेने से। चलो सोल्व करो इसको, यहां पर मैं कर देता हूं सोल्व इसको। अगर आप लोगों ने कर लिया होगा तो अपने मैच करवा लेना। म्यू की वैल्यू मैं दे देता हूं 0। तो आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे पास में म्यू का कोई फ्रिक्शन का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर 0 है। तो स्मूथ सरफेस है, जितनी मैं फोर्स लगाऊंगा वो रिफ्लेक्ट होगी इसके मोशन के अंदर में। मैं आप लोगों से पूछना क्या चाह रहा हूँ, वर्क डन इन 2 सेकंड पूछना चाह रहा हूँ। तो वर्क डन का फॉर्मूला मुझे समझ में आता कि एफ डॉट डी एस है, क्योंकि ये ब्लॉक पर ही लग रहा है तो वो पूरा ब्लॉक मूव करेगा। देखो जनरली ये स्पंज वाला तो मैंने एक सिर्फ एग्जांपल लिया था, जनरली आपको एक रिजिड बॉडी मिलेगी जो डिफॉर्म नहीं कर सकेंगे, जो भी पॉइंट होगा वही ऑब्जेक्ट मूव करेगा। लेकिन एटलीस्ट कोई पूछे आपसे तो पता होना चाहिए कि डीएस क्या होता है और एफ कौन सा होता है। वो सिर्फ समझाने के पर्पज से था। अभी जो बता रहा हूं वो सिर्फ हम एक रिजिड बॉडी को लेकर बात करेंगे। जो दूसरा पॉइंट बताया था ना मैंने कि जिस पॉइंट पे ले रहे हैं वही पॉइंट मूव कर रहा है और वो ब्लॉक भी उसके साथ में मूव कर रहा है, तो आपको दोनों के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो हम इसीलिए हम ये डीएस है, जो ब्लॉक मूव करता है उसी का हम डीएस मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये एफ चाहिए और डीएस चाहिए। एफ तो मैं इजीली निकाल लूंगा, लेकिन ये डीएस कैसे निकाला जाए, आपको देखो एक ब्लूप्रिंट दिमाग के अंदर में तैयार हो जाना चाहिए जब भी कोई क्वेश्चन आता है। तो आपको समझ में आया कि भाई ठीक है मेरे पास में 2 kg का ब्लॉक है, अगर मैं डीएस निकालना है और एग्जामिनर ने दो वैल्यूज और भी दे दी है मेरे को, यू और
टी दे दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं इस इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ, यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर का, ये मैं यूज कर सकता हूँ इसके अंदर में। ठीक है भाई, अगर मैं u मेरे पास में जीरो है तो ये टर्म तो हो गई है जीरो। तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं निकाल लूं तो इसके लिए मुझे चाहिए a यानी कि एक्सेलेरेशन, और दूसरा चाहिए मुझे टाइम t। टाइम तो मुझे गिवन है, तो अगर मुझे एक्सेलेरेशन का पता लग जाए तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लूंगा, इसका ds मेरे लिए आराम से निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल हमें समझ में आया कि ये 2 kg है, इसका नीचे वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 10 का नीचे की साइड में कितना आएगा भाई, 8 आएगा, और ऊपर की साइड में कितना जाएगा, ये 6 जाएगा। अच्छे से आता होगा, अब तक तो फेमिलियर हो चुके होंगे। टेन कोस थीटा आएगा, कोस 37 आएगा, टेन कोस थीटा यानी कि यहाँ पर कितना है 4 डिवाइडेड बाय 5, और ये 2 8 मेरा कंपोनेंट इधर आ गया, और ऊपर जाकर उसका 6 कंपोनेंट हो जाएगा। यानी कि वर्टिकल में तो कोई मूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि इसका कंस्टेंट क्या होगा, फोर्स लगने के बाद में इस ग्राउंड की तरफ में चलेगा ये। तो इधर खींचने वाली फोर्स कितनी, 8 न्यूटन। आपने लगाई कितनी थी, 10 न्यूटन लगाई थी, लेकिन भाई वो दो कंपोनेंट्स में जाएगी ना, एक्स और वाई में आपको तोड़ना आना चाहिए वेक्टर रिजोल्यूशन, और वो आपने निकाल लिया है, तो 8 न्यूटन इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा। ठीक है भाई, अगर 8 न्यूटन यहाँ पर खींच रहा है तो आपको इसका एक्सेलेरेशन निकालने में कोई परेशानी होगी, नहीं होनी चाहिए। एक्सेलेरेशन दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। फोर्स आपके पास में 8 है, मेरे पास में ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप s निकाल सकते हैं, यानी कितना बॉडी ने मूव किया, ds या s निकाल लो, यहाँ पर सीधा हमें s मिल रहा है, यानी कंप्लीट मिल रहा है, हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां से मेरे पास में s की वैल्यू निकल कर आई, कितनी होगी भाई, हाफ। ये तो जीरो हो गया ना, क्योंकि इनिशियल कंडीशन उसने दी है कि इनिशियली बॉडी कहां पर है, रेस्ट पे है। तो यहाँ पर हाफ इंटू में a दैट इज इक्वल टू 4, और t कितने टाइम के बाद में पूछ रहा है, 2 के बाद में पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर आया आपके पास में 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आई 4 मीटर। बॉडी ने कितना मूव किया, 4 मीटर मेरे पास में। कहीं गलती होगी कि हमारी, दो दो 4 हो गया, यहाँ पे हाँ, दो ये हो गया ना, 8 आ जाएगा, 8 मीटर आ गया मेरे पास में। तो 8 मीटर यहाँ पर आपका कैलकुलेशन आया कि डिस्टेंस जो है बॉडी ने कितना मूव किया, 8 मीटर यहाँ से मूव कर लिया। ठीक है भाई, तो हमें ds मिल गया, तो आप इजिली लगा सकते हैं एफ डॉट डी एस वाला फॉर्मूला। तो बॉडी का मुझे डिस्प्लेसमेंट पता लग गया कितना, 8 है, और फोर्स कितनी लगी उसके ऊपर में, 8 लगी है, तो आपके पास में आंसर कितना है, 64 जूल। तो यहाँ से आपको आंसर ये मिल गया। ठीक है भाई, चलो अब एक बढ़िया लेवल का हम क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर में, और फिर छोटे छोटे कंसेप्ट को इसके अंदर में और सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर में एक अच्छा कंसेप्ट निकलेगा, और बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है ये। मान लो एक ट्रक है मेरे पास में, बना लेते हैं एक ट्रक को, चलो भाई बन जाओ। ये इसके हमने लगा दिया टायर। ठीक है भाई, ठीक है, जैसा भी बना है भाई, थोड़ा सा ना, यहाँ पर एक मेरे पास में वेज रखा हुआ है, दिस इज ए वेज, वेज समझते हैं ना, कुछ इस तरह का मेरे पास में रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर में मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रख दिया मैं, जिसका मास मैंने ले लिया 2 kg, 2 kg हमने ले लिया है। और ये जो एंगल है मेरे पास में, दिस इज एंगल 37। ये बेसिकली मैं इसके अंदर में आपको इंक्लाइंड प्लेन से थोड़ा फेमिलियर करना चाहता हूँ, बस क्वेश्चन इस तरह से मैंने दे दिया, एक एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए यहाँ से उठा लिया। खाली आप इंक्लाइंड प्लेन से भी करेंगे तो भी ये इजिली हो जाएगा इसके अंदर में। चलो भाई, अब यहाँ पर मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ट्रक जो है ये आगे की साइड में मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना, जो ट्रक है वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। जो फोर्सेस वाला खेल था ना, जो अभी तो हम किस पे बात करी थी, डिस्प्लेसमेंट को लेकर बात करी थी। अब मैं फोर्सेस के बहुत सारे इसके अंदर में जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन आ सकते हैं वो यहाँ पर सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगा कि फोर्स को हम कौन कौन सा कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कहा कि ये ट्रक जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ में मूव कर रहा है, ये एंगल 37 दिया है, ये ब्लॉक जो है वो 2 kg है, और यहाँ पर ये ब्लॉक जो है, ये सिचुएशन जो है इसके अंदर में ये ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट में रह रहा है, यानी कि जो जिस पोजिशन में आपने दिख रहे हैं इसी पोजिशन पर रहना है, यानी इस ब्लॉक को यहाँ पर रुके रहना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुके रहना है, ना नीचे की साइड में स्लाइड करेगा ना ऊपर की साइड में स्लाइड करेगा। तो आपके दिमाग में आया होगा कि अच्छा ये नहीं कर रहा है तो इसके अंदर में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का कोई ना कोई कंसेप्ट होगा, लेकिन फ्रिक्शन की कोई वैल्यू आपको म्यू भी इसके अंदर में गिवन नहीं है। और फिर मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि बताओ कि वर्क डन इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना वर्क डन यहाँ पर किया गया है, किसके द्वारा, जो फोर्स यहाँ पर लगेगी या जो भी इसके अंदर में रहेगा, किसके थ्रू, ग्राउंड फ्रेम के थ्रू। ग्राउंड फ्रेम में अगर मैं देखूं इसको, मान लो मैं यहां पर खड़ा होकर इसको देख रहा हूं, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़ा होकर देख रहा हूं, फिर मैं इसका सिनेरियो चेंज करूंगा कि मैं इस ट्रक के ऊपर में बैठ के देखूंगा, तो कितना इसके अंदर में वर्क डन होगा। तो मैं अभी ग्राउंड फ्रेम से इसको चेक कर रहा हूं, तो ट्रक मुझे आगे की तरफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ब्लॉक यहाँ पर रुका हुआ देख रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे वर्क डन कितना हुआ 2 सेकंड के अंदर में। चलो भाई, यहां तक समझ में आती चीज। अब ये ब्लॉक जो है वो इस पॉइंट पर रुका रहना चाहता है,
अगर ये इस पॉइंट पर रुका रहना चाह रहा है तो मुझे इसका पूरा का पूरा FBD पता होना चाहिए कि कौन सी फोर्स इसको नीचे लेके जाएगी, कौन सी ऊपर लेके जाएगी, कौन सा इसका नॉर्मल लग रहा होगा, वो कैलकुलेशन मैं कर लूंगा और उनको बैलेंस कर दूंगा, तो इसकी पोजीशन यहीं पर मैं रख सकता हूं। चलो देखते हैं इसको। अब ये ट्रक मूव कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई ये क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो क्योंकि ये दोनों चीजें इसके साथ में कनेक्टेड हैं, तो ये ब्लॉक भी, यानी कि 2 kg वाला ब्लॉक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा। तो 2 सेकंड के अंदर में ये ट्रक कितना मूव कर गया भाई? ये ट्रक जो है वो मूव कर गया हमारे पास में, ये ट्रक जो है मेरे पास में, ये मूव कर गया 4 की स्पीड से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और 2 सेकंड ये मूव कर गया। तो टोटल हमने कहा कि 8 मीटर ट्रक जो है वो आगे की साइड में मूव कर गया। यानी कि मैं इसकी ये पोजीशन मानूं तो 2 सेकंड के बाद में ये ट्रक मूव किया, तो ये ऑब्जेक्ट भी मूव करके जा रही है, यानी कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 8 मीटर का इस ऑब्जेक्ट ने भी डिस्प्लेसमेंट किया। क्योंकि वर्क डन निकालेंगे हम, तो वर्क डन के लिए मुझे क्या चाहिए, एफ डॉट डी एस चाहिए। तो डीएस मुझे मिल गया इसका। कैसे मिला? क्योंकि ट्रक से मुझे मिला कि ट्रक जब मैं मूव कर रहा था और मैं इसको ग्राउंड फ्रेम में देख रहा हूं, तो मेरे लिए तो ये यहां से 8 मीटर आगे की तरफ में मूव कर गया। बेशक वो एक एंगल पर रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, क्योंकि हम सेंटर से कैलकुलेशन करते हैं ना, उसके सेंटर ऑफ मास कहां से है, तो उसके सेंटर से मास करूं तो सेंटर उसका 8 मीटर आगे की तरफ में मूव कर गया, यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है भाई, अब कहानी आई फोर्स की। कौन सी फोर्स इसको रिस्पॉन्सिबल होगी इसको वर्क डन करवाने के लिए, तो देखते हैं। अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूं यहां पर, तो एफबीडी कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लो मेरे पास में 2 kg वाला ब्लॉक मैं ले रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं। तो 2 kg का यहाँ ब्लॉक है, इसके ऊपर में नीचे की साइड में क्या लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। लेकिन ये ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उसका कंपोनेंट कितना, ये मेरे पास में हो गया 20। इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आएगा कितना, आएगा 12। और इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना आएगा, यहाँ पर आपको पता है 16। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर ये तो हमारे 20 के दो कंपोनेंट्स टूट गए। 20 के दो कंपोनेंट टूटे, एक मेरे पास में 12 आ गया और एक मेरे पास में 16 आ गया, यानी कि ये मेरे पास में थीटा बन गया। यहाँ पर कैसे पता चला मुझे ये थीटा है? देखो, इस इंक्लाइंड प्लेन की बात करूं तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इसको मैं आगे की तरफ में एक्सटेंड करूं इसके 12 वाले पर, तो ये एंगल कितना आएगा मेरे पास में, दिस एंगल इज 37 डिग्री। ये 37 आया मेरे पास में। और यहां पर आप देख रहे हो कि इसका सेंटर जो है वो आगे की तरफ में मूव कर रहा है, कितना मूव कर गया, ये 8 मीटर इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ठीक है भाई, अब ये बॉडी मेरे पास में नीचे की तरफ में इसको खींच रहा है, ये जो है 37 वाला, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये भी 37 हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गए, दो पैरेलल लाइंस यहां पर आप देखोगे, तो ये एंगल 37, ये भी मेरे पास में एंगल 37 हो गया। ठीक है भाई, अब ये जो फोर्स है यानी कि 12 न्यूटन इसको नीचे की तरफ में खींच रहा है, यहां पर मेरे पास में एंगल जो है, ये जो फोर्स है ये 12 न्यूटन इसको नीचे की तरफ में खींचेगी, यानी कि 12 न्यूटन इसके नीचे की तरफ में लगने वाली फोर्स है। ठीक है भाई, अब ये 12 न्यूटन, ये थीटा यहाँ पर आएगा भाई इसका ना, ये यहाँ पर हमने 37 जो है वो यहाँ पर आएगा इसका, यहाँ पर 37, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, ये साइन थीटा के साथ में 12 वाला कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरे पास 37 डिग्री, ये 37 डिग्री, 8 मीटर यहाँ पर आ गया, ये सेंटर इसका मूव करके गया है, जो मैं यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे डीएस जो था वो तो मिल चुका है, 8 मीटर मिल गया, लेकिन इस ब्लॉक को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकना है। बेशक इसके अंदर में म्यू जो है वो 0 है, लेकिन अगर रेस्ट में रुकना है तो इसके ऊपर में एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, और उस फोर्स को आप बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, 12 न्यूटन फोर्स लगेगी। तो यहां पर जो पूछा जा रहा है वर्क डन इन 2 सेकंड, वो बेसिकली किसके बारे में पूछ रहा था, मैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर रहा था। तो अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स में कितना एंगल बनेगा। देखो ये पूरा मेरे पास में कितना, ये पूरा आपके पास में 180 डिग्री। जो एंगल निकलता है हमारे पास में, यानी कि एफ डॉट डी एस आप लिखते हैं, इसमें आपको ये भी दो क्लैरिटी आएंगी, एक तो कौन सा फोर्स मैं कंसीडर कर रहा हूं, और दूसरा कौन सा एंगल हमें कंसीडर करना होता है। तो यहां पर एफ डी एस कोस थीटा आप लोग लिखते हैं, ये थीटा जो लिख रहे हैं। अब ये किस किस के बीच में, देखो बॉडी ने मूव किया इस डायरेक्शन में, ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करती जा रही है तो किस फोर्स के रिस्पेक्ट में मैं निकालना चाह रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स में। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल, ये एंगल बनेगा इतना वाला। तो टोटल ये 180, उसमें से 37 माइनस कर दोगे, 37 माइनस कर दोगे, तो ये आए 180 माइनस में 37। फोर्स आपको पता लगे ये कितनी है, 12 है। डीएस आपको पता है 8 है। कोस थीटा यानी कि कोस 180 माइनस में 37, यहां पर आपके पास में ये वैल्यू आ गई है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 180 माइनस 37 को लिख सकता हूँ 12 इंटू में 8 माइनस ऑफ कोस 37,
ये तो आता होगा ना भैया आपको, ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसा कुछ होता है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पर मेरे पास में 180 माइनस में 37, यानी कि ये 180 यहाँ से माइनस ये आ गया। तो कोस उसके अंदर में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें साइन और कोसेक जो हमारे पास में होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सेकेंड हमारे पास पॉजिटिव रहते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो कोस 180 माइनस में 37 आ रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड में आने की वजह से वैल्यू क्या रहेगी, इसको 180 से माइनस करेंगे तो कोस का कोस रहेगा, 90 होता है तो साइन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू है माइनस कोस 37। तो ये आया 12 इंटू में 8, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे कोस 37 की कितनी होती है 4/5, और माइनस का साइन इनके साथ में मिल गया है। तो आप इसको सोल्व करो भाई, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप इसका रिप्रेजेंट कर लेंगे। मेन इसके अंदर में समझने वाली चीज थी कि ये वर्क डन जो आया आपके पास में वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। जो आप अभी तक पॉजिटिव वर्क डन की बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव वर्क के अंदर में हमने देखा, जो कैलकुलेशन हमने करके देखी, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपको कैसा वर्क डन मिला था, पॉजिटिव वर्क डन मिला था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये मूवमेंट है, उनके बीच में एक नेगेटिव एंगल यहाँ पर बन रहा है, यानी कि पीछे की साइड में फोर्स उसके ऊपर में लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कहीं ना कहीं उसके कॉन्टेक्ट में आ रही है, जो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो नेगेटिव फोर्स इसके ऊपर में लगे, सॉरी नेगेटिव वर्क डन हुआ। तो नेगेटिव वर्क डन आपको इस तरह से कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके अंदर में कुछ अलग से चीजें नहीं होती है, फोर्स लग रही है, लेकिन कौन सी लग रही है वो मैटर करती है इसके अंदर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये पूछूं कि मान लो मैं अब अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता हूं और मैं चीटा बनकर इसके ऊपर में बैठ जाता हूं। चीटा बनने का मतलब ये होता है कि भाई हम एकदम स्टेशनरी जो एक्सेलेरेशन बॉडी का है उसी एक्सेलेरेशन से मैं मूव कर रहा हूँ। ये बॉडी थी, यहाँ पर ये रखा हुआ है, मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको चेक करना चाह रहा हूँ, तब इसका वर्क डन कितना होगा भाई। इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि अगर ये 8 मीटर ये मूव किया है तो 8 मीटर ये ब्लॉक भी मूव कर गया। मैं यहाँ पर ग्राउंड फ्रेम में बैठकर देख रहा था तो 8 मीटर क्या कर रहा था, ये ब्लॉक मेरा मूव कर गया। लेकिन यहाँ पर जो बैठा है इसको तो अभी भी जितनी दूरी पर है ये उतनी दूरी पर दिख रहा है। मान लो 1 सेकंड बाद देखा, इसकी नजर से मैंने देखा तो ये 1 मीटर पर ही था। 2 सेकंड बाद देखा तब भी 1 मीटर पे, 3 सेकंड बाद देखा तब भी 1 मीटर पे। यानी कि आप ये कहो कि ओवरऑल उसने क्या किया, वर्क डन जो था फ्रिक्शनल फोर्स ने वो कितना किया है, जीरो किया। किसके रिस्पेक्ट में, फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर रिस्पेक्ट में, यानी कोई उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब ये था कि फ्रिक्शनल फोर्स बोल दे या कुछ भी बोल दे, दो कंसेप्ट को यहाँ पर मैंने जोड़ा है। एक फ्रिक्शनल फोर्स के कंसेप्ट को जोड़ा है जिसमें आपको समझ में आता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रहना है तो कहीं ना कहीं एक तो बॉडी के अंदर में एक्सेल जो हमारी वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकना है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स को हमारे इसमें आना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस में आना पड़ेगा, तभी तो रुक सकता है, वरना स्लाइड करके नीचे की साइड में आ जाएगा। और स्लाइड करके नहीं आए तो हमने उसको क्या किया, इसकी कैलकुलेशन करी और इस ब्लॉक को मैंने दो हिस्सों के अंदर में तोड़ दिया। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को लेने का हमारा मेन मोटिव यही था कि ताकि मैं आपको फोर्सेस को डिफाइन कर सकूँ, साथ में किस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं उनको आप इजीली समझ सके। चलो, ये कहानी थी हमारे पास में इन चीज़ों को लेकर। अब कुछ मैं डिफरेंट टाइप की फोर्सेज को लेकर बात करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन हमारे पास में एग्जाम के अंदर में फोर्सेज को लेकर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पहला मैं ये बात करूँ कि फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स आप लोग को प्रोवाइड कर दे, और वेरिएबल भी क्या, जो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है उसकी टर्म के अंदर में डिफाइन कर दे, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमने डिस्प्लेसमेंट मानी यानी डीएस जो माना उसी की रिस्पेक्ट में वो वेरी कर रही हो। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं कि फोर्स मैंने कहा कि एक ब्लॉक है, ये पहला टाइप है इसके क्वेश्चंस का। एक ब्लॉक है जिसका मास है m और इस पे मैं एक फोर्स लगा रहा हूं जिसकी वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड करी 2x प्लस में 2। ठीक है भाई, ये आपको वैल्यू गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर में मैं पूछना चाह रहा हूं कि वर्क डन कर बताओ आप, यानी कि इनिशियल जो है ऑब्जेक्ट जीरो पर थी और इनिशियल वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू जीरो पर जो ऑब्जेक्ट थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो गिवन है। अब यहां पर मैं पूछना चाह रहा हूं कि फाइंड द वर्क डन व्हेन बॉडी मूव्स टू 5 मीटर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर चली गई है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसका सेंटर जो है वो 5 मीटर की दूरी पर चला गया है, तब आपको बताना है कि कितना वर्क डन इसने किया है। सभी को आता है इसको कैलकुलेशन करना, आराम से इसका कर सकते हैं कैलकुलेशन। मैं इसमें जो कंसेप्ट आप लोगों को देना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है, यानी कि वेरिएबल फोर्स मिली है, कैसे पता लगा, देखो जो एफ था वो कांस्टेंट नहीं है, खाली 2 होता तो कांस्टेंट था ये, लेकिन इसमें क्या कर दिया 2x और जुड़ गया, यानी कि एक x वेरिएबल जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी आ गई है x के साथ में, यानी कि जो डिस्टेंस है उसके साथ में वेरी कर रही है वो फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का 5 मीटर का दायरा है,
यहाँ तक इसको लेके जाना है। अब डायरेक्टली मैं इसके अंदर में निकाल नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जैसा भी वेरिएबल आ गया तो आपके दिमाग के अंदर में तुरंत आना चाहिए कि फोर्स वेरिएबल मतलब मुझे किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, वेरी गुड, इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन यहां पर एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। इंटीग्रेशन से घबराना नहीं होता फिजिक्स के अंदर में, इंटीग्रेशन तो हमारा साथी है, हमारी मदद करने वाला है। ये इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ये दोनों हमारी मदद करने वाले हैं। बहुत से लोग होते हैं इंटीग्रेशन का नाम आते ही घबरा जाते हैं, अरे भाई घबरा क्यों रहे हो, ये तो हमारी चीजों को आसान करता है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, मान लेता हूं मैं एक छोटा सा ब्लॉक कि ये फोर्स जो है यहाँ पर जो लगी है फोर्स एक पर्टिकुलर डी एक्स ड्यूरेशन के अंदर में, यानी कि डी एक्स जो उसका डिस्प्लेसमेंट था उसके अंदर में लगी है, और फोर्स लगी है एफ। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू कैन बी रिप्रेजेंट एज एफ डॉट डी एस, ये हो गया मेरे पास में। तो यहां से इसकी कैलकुलेशन 4 जो है, क्योंकि हमारे पास में कांस्टेंट है तो 2x प्लस में 2, दोनों के बीच में फोर्स भी इसी साइड में है और ऑब्जेक्ट भी इसी साइड में मूव कर रही है, तो एंगल 0 आएगा, तो कोस थीटा की वैल्यू यानी कोस 0 की वैल्यू 1 आती है। तो मैं डायरेक्टली इसको 2x और जो डॉट था उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ डायरेक्टली, दिस कैन बी रिटन एज dx, क्योंकि x के अंदर में मूव कर रहे थे तो जो भी आपको वेरिएबल लिखना चाहिए वो लिख सकते हैं, मैंने x लिख दिया, यहाँ पे कहानी खत्म हुई। लेकिन मुझे क्या वर्क डन छोटा सा चाहिए, इस ड्यूरेशन का चाहिए, कंप्लीट चाहिए? कंप्लीट चाहिए तो हम किससे इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 5 ड्यूरेशन के अंदर में, क्योंकि 5 तक जाना है मुझे, तो 0 से लेकर 5 तक मुझे मूवमेंट उसकी देखनी है। तो आप इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ से आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में आएगा एक्स स्क्र प्लस में 2x, और इसकी जो लिमिट लगेंगी 0 to 5, वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास मिलेगा 25 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 35 जूल। मैं इस क्वेश्चन के अंदर में आपको ये समझाना चाह रहा था, जो यहाँ पर लिया गया है, कि जब भी आपके पास में फोर्स वेरिएबल आ जाए, कैसे पता लगा वेरिएबल है, इस केस के अंदर में 2x प्लस 2 था, x मेरे पास में दिया गया था, तो इसके अंदर में मैंने x को क्या माना है, एक वेरिएबल माना है, और वेरिएबल मानते ही हमने उसको इंटीग्रेशन का दिमाग में आना चाहिए। फोर्स को मैंने रखा, dx के अंदर में डिस्प्लेसमेंट था हमने रखा, वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया, मेरे पास में क्या आ गया, उसका वर्क डन निकल कर आ गया। तो ये आप इजीली इसके अंदर में निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मेरे को t इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0 भी गिवन थे, हम उनका भी इनिशियल कंडीशंस का भी इसके अंदर में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो 0 गिवन है तो हमें कोई ज्यादा इसके अंदर में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस पर कैलकुलेट करेंगे और इससे इसकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप जो बन सकता है कि फोर्स जो है वो आपको ग्राफ के थ्रू मिल सकती है। ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि आपको एक समझ में आता है कि एफ डी एस, ये मेरे पास में वैल्यू आप देखते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब भी आप डी डब्ल्यू से इस जो पिछला क्वेश्चन था इसको दूसरा तरीका कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, तो ये मेरे पास में एक वैल्यू गिवन है, एफ डॉट डी एस गिवन है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक्स डॉट डी वाई ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर मैं कहूं कि वाई डॉट डी एक्स कुछ इस तरह का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, ये यानी कि एक एक्स साइड है और दूसरा मेरा कंपोनेंट, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट की बात करूं, इधर x है और इधर y है, तो मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को लेकर बात करता हूं। जो वैल्यू मेरे पास में वेरी कर रही होती है उसको मैंने x मान लिया, यहाँ पर ये x हो गया, और इसको मैं y के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ऐसे कुछ भी कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मेशन बेसिकली आपको दिख रहा है कि एक y कोऑर्डिनेट है और एक मेरे पास में x कोऑर्डिनेट की तरफ में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये इंटीग्रेशन बेसिकली दे क्या रहा है, जैसे मैं एक ग्राफ की बात करूँ तो ये मेरे पास में ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है, दिस इज ए ग्राफ बिटवीन f और ये मेरे पास dx है, x वैल्यू में डिफाइन कर दूं, तो कहीं ना कहीं इसके अंडर का जो एरिया है यानी कि f डॉट डी एस है वो इसके अंडर का एरिया निकल कर आएगा। जब इंटीग्रेट करते हैं ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि उस ग्राफ के अंडर में एरिया, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यानी कि इसका एरिया जो भी नीचे आ रहा है वही हमारे पास में क्या है, वर्क डन है। ये दूसरा तरीका होता है हमारे पास में रिप्रेजेंट करने का। चलो एक न्यूमेरिकल के साथ में सीखते हैं, और यहाँ से आपको एक कैलकुलेशन एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि वर्क डन जो होता है, अगर एक ग्राफ मेरे को मिलता है कभी भी क्वेश्चन के अंदर में, तो मैं उसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व है वो क्या प्रोवाइड करेगा मुझे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बाद में काम आएंगी, अभी इनकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही होगी। जैसे आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, तो काइनेमेटिक्स में आपको डिस्प्लेसमेंट सभी को आता था, डिस्टेंस आपको सभी को निकालना आता था, वेलोसिटी हुआ, स्पीड हुआ, सभी को निकालना आता था, लेकिन बाद में आपने एनएलएम के अंदर में देखा कि उनका कितना इंपॉर्टेंस है। तो ये जो ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ना, ये छोटी छोटी पॉइंट जो अभी आपको समझाए जा रहे हैं, अभी आपको बेशक ये छोटी चीजें लग रही हो, आपको अच्छे से आते भी हो, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस आपको आगे समझ में आएगी। ये एरिया अंडर द कर्व है, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, और मैंने यहाँ पर दिया कि ये मेरे पास में 10 न्यूटन है, यहाँ पर 10 न्यूटन, ये वैल्यू है 2 और ये वैल्यू है 4, यहाँ पर आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स को। मैंने पूछा कि बताओ कि वर्क डन कितना होगा एट 4 मीटर, 4 मीटर तक ऑब्जेक्ट को लाने के कितना वर्क डन किया गया होगा। तो आपको समझ में आता है कि इस एरिया अंडर द कर्व हमें क्या प्रोवाइड करेगा,
उसका वर्क डन प्रोवाइड कर देगा। तो आपने इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का निकाला, पहले तो एक रेक्टेंगल मेरे पास में बनी है जिसका जो लेंथ है मेरे पास में 2 और हाइट है उसकी कितनी 10 हो गया ये वाला। दूसरा मेरे पास में ट्रायंगल है जिसका एरिया निकालना आता है आपको, हाफ इंटू में हाइट कितनी है 10 है और बेस उसका कितना है 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे 2 और ये आ गया आपके पास में 20 प्लस में 10 यानी कि 30 जूल। तो इसके एरिया अंडर द कर्व कितना है आपके पास में 30 जूल, 30 आया है। तो वही मेरे पास में क्या प्रोवाइड करता है, उसका वर्क डन प्रोवाइड करता है जिसकी यूनिट हमने बताई थी कितनी है, जूल में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इसकी यूनिट आई आपके पास में 30 जूल। चलो ये तो था बेसिक, आपको फोर्स अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दी जाए। अब मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर में बात करना चाहूंगा आप सबसे, और जिसको आपने बहुत अच्छे से जाना है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के नाम से। बेसिक डेफिनेशन आप सभी को आती है कि भाई जो फोर्स के पाथ पे डिपेंड करे वो हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्स होते, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं वो हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्स होती है। बेसिक डेफिनेशन आप सभी को आती है। मैं इसी चीज को तीन तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, और कैसे कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे कि कौन सी फोर्स मेरे पास में कंजर्वेटिव है और कौन सी नॉन कंजर्वेटिव है। कैसे उसकी वैल्यूज को देख के, मतलब फोर्स को मैंने एक वेक्टर फॉर्मेशन आपको दे दिया, तो आप कैसे उसको पहचानेंगे कि ये मेरे पास में कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स, ये सारे मेरे पास में कंजर्वेटिव फोर्स है। और सबको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन आखिर कैसे, अगर मेरे को न्यूमेरिकल के अंदर में दे दिया जाए कि एक फोर्स है और उससे मुझे एनर्जी या कुछ भी निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो मैं कैलकुलेट करूं या ना करूं, उसको वर्क डन निकालूं या ना निकालूं। समझते हैं उस चीज को। तीन न्यूमेरिकल्स लूंगा मैं, तीनों ही बड़े बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे, और एक फोर्थ और लूंगा जो कि आपको पूरा सोचने का दायरा बदल देगा आप लोगों का। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, सिंपल सारी कैलकुलेशन वो रखूंगा मैं। फोर्स मान लेता हूं मैं, ये जो टॉपिक है ये मेरे पास में बेसिकली आपको डिफाइन करवाना है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को लेकर, एक इमेज डेवलप करना है जिसका हम आगे बहुत बेहतरीन लेवल पर यूज करते हुए दिखाई देंगे। चलो मैं यहां पर बात करूं, एक फोर्स है दिस इज इक्वल टू 2i प्लस में 3j, और बॉडी जो है वो मूव कर गई है मान लो 0 0 से, और दूसरा कोऑर्डिनेट मैंने दिया 2 4 तक। ठीक है, बहुत फास्ट इसको मैं लेके चलूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीजों को कवर अप कर चुके हैं। तो यहां से मैं वर्क डन को निकाल सकता हूं एफ डॉट डी एस के थ्रू, वेक्टर फॉर्मेशन है। तो यहां से आपका आएगा 2dx प्लस में 3dy। ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आया, नहीं आया तो भाई पीछे के वीडियो को जाकर एक बार जरूर देख ले, जब हमने न्यूमेरिकल सोल्व करने शुरू किए थे। ये कुछ नहीं है, मैंने एफ डॉट डी एस आता है जो, एक बार मैं समझा देता हूं दोबारा। एफ डॉट डी एस आता है, इसको मैंने डी एक्स प्लस में डी वाई जे प्लस में डी जेड के में लिखा है, और फिर उनको मल्टीप्लाई किया था। तो आई से आई मल्टीप्लाई, जे से जे मल्टीप्लाई, और के से के मल्टीप्लाई होता है। तो दो कोऑर्डिनेट में था तो दो तक ही हमने सीमित रखा। बचा क्या मेरे पास में 2dx, जो इसका आया वो dx से मल्टीप्लाई हो गया, 3 आया वो dy से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है भाई, x कितना वेरी किया था, x कर रहा है 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक वेरी किया, और y मेरे पास में कितना मूव किया 0 से लेकर 4 तक, दिस इज 0 to 4। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास में आएगा 4, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में वैल्यू जो बनेगी दैट इज इक्वल टू 12, और आपका आंसर जाएगा दैट इज इक्वल टू 16 जूल। मैं इस आंसर को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ, फिर एक चीज और डिफाइन करूंगा मैं आप लोगों के लिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम वो चीज रखूंगा, सिर्फ फोर्स का मैं तरीका बदल दूंगा इसके अंदर में। फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई। बहुत फास्ट कर रहा हूँ इस चीज को क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपको चीजें आ गई हैं अभी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे वेक्टर से डरना नहीं है आगे से। वही चीजें रखूंगा, 0 से 0 लेकर मैं मूव कर रहा हूँ 2 to 4, जो पिछले में किया हमने 0 0 से लेकर 2 4 तक मैं मूव किया था, सेम कैलकुलेशन इसके अंदर में मैंने रखी है। चलो यहां पर मूव किया, तो अब देखो वर्क डन निकाल रहा हूँ डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख दूं इसको, वर्क डन को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। वही सेम चीज ये वाला जो एफ डॉट डी एस वाला जो तरीका बताया वो करूंगा मैं, और यहां से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्र डी एक्स प्लस में जे का जे से मल्टीप्लाई होगा वाई डी वाई, और इसको इंटीग्रेट करूं, इसको इंटीग्रेट करूं। ठीक है भाई, यहां से वेरी कितनी कर रही है वैल्यू, ये यहां से वेरी कर रही है एक्स की वैल्यू कर रही है, देखो ये एक्स है और यहां पर भी एक्स का फंक्शन है, तो 0 से लेकर 2 तक। यहां पर मेरे पास में y है, यहां पर भी y है, तो ये वैल्यू जो कर रही है 0 से लेकर 4 तक, यानी मैं इसको इजीली इंटीग्रेट कर पाऊंगा, इसको भी मैं इजीली इंटीग्रेट कर पाऊंगा। एक वर्ड बोल रहा हूं मैं कि मैं इसको क्या कर पा रहा हूं, इजीली इंटीग्रेट कर पा रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व करो तो यहां से आपको वैल्यू मिलेंगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये मेरे पास में 0 से 2 तक हो गया, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसकी वैल्यू 0 से 4 तक जा रही है। वैल्यूज को पुट करो, 8/3 प्लस में 16/2 आ गया आपके पास में, आंसर आया आपके पास में 32/3 जूल। कितना है 32.3 जूल आपके पास में आ गया।
ठीक है भाई, यहां तक कहानी हमें समझ में आ गई है। एक और फोर्स लेता हूं मैं, फिर मैं दोबारा से इस फोर्स के ऊपर में आऊंगा। तो नेक्स्ट मैं फोर्स आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट जो तरीका है इसके अंदर में, फोर्स दैट इज इक्वल टू 2xy प्लस में एक्स स्क्र जे, और सेम वही चीज 0 0 से लेकर और 2 4 तक मैं बॉडी को मूव करवा रहा हूं। करो इंटीग्रेट। आपने इसको इंटीग्रेट करना शुरू किया, यहां पर आपको समझ में आया कि 2xy dw जो है 2xy dx, इसका इंटीग्रेशन, प्लस में एक्स स्क्र dy, इसका इंटीग्रेशन, ये होता है। सेम ये चीज हमने जो अभी तक सीखी है उन्हीं को मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं। अब यहां पर देखो ये x है, और यहां पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक x भी है और एक मेरे पास में y भी है। तो मैं इसको इजीली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूं। पिछले में मैंने क्या लिखा था कि मैं इसको क्या कर पा रहा हूं, इजीली इंटीग्रेट कर पा रहा हूं। लेकिन इस केस के अंदर में मैं इजीली इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स यहां पर आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। ये मेरे पास में फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर का यानी कि एक्स का फंक्शन है, और मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूं वाई में। तो मैं इसको इजीली इंटीग्रेट नॉट एबल टू इंटीग्रेट इजीली, यानी कि मैं उसको क्या नहीं कर पा रहा हूं, इजीली इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूं। तब ऐसे केस के अंदर में क्या करूं मैं, चलो ये समझाने से पहले मैं एक और टाइप आपके लिए लेके आ रहा हूं। मान लो क्वेश्चन है आपके पास में f इजिकल टू 2y, ये आपके पास में है, और आपको वही सेम चीज 0 0 से लेकर 2 4 तक ऑब्जेक्ट को मूव करवाया। चलो इसको इंटीग्रेट करो, मतलब dw वर्क डन निकालो, तो dw आपके पास में आया 2y, इंटीग्रेट किया, और किसके रिस्पेक्ट में आएगा, dx, क्योंकि i था मेरे पास में, तो dx के रिस्पेक्ट में ये कर पाओगे। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू को मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर यहां पर मैं इसको इंटीग्रेट करना है तो ये जो y है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, दैट मस्ट बी द फंक्शन ऑफ x। भाई तभी तो मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा। अगर मान लो मैं ये लिख दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में 2, ये वैल्यू में लिख दूं, तो कहीं ना कहीं y जो है वो फंक्शन किसका बन रहा है, उसके अंदर में x की वैल्यू आ रही है। और मैं यहां पर ये लिख देता 2x स्क्र प्लस में 2 इंटू में dx, तब तो मैं इसको इजीली इंटीग्रेट कर पा रहा था। लेकिन मैंने कोई भी वैल्यू आपको नहीं दी है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, खाली y मैंने दिया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता तो कहीं ना कहीं ये डिपेंडेंसी किस पे आनी चाहिए थी, x के ऊपर में आनी चाहिए थी। और x पे आने का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जाना चाह रहा हूं, तो उसका जो y है वो कहीं ना कहीं उसके x पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि x के साथ में वेरी कर रहा है, उसकी पोजीशन के साथ में वेरी कर रहा है, उसके पाथ के साथ में वेरी कर रहा है। तो इस केस के अंदर में ये जो वैल्यू है वो उसके पाथ के ऊपर में डिपेंड कर रही है, यानी कि इसमें सोल्व मैं कब कर पाता, इसको मैं सोल्व तब कर पाता जब मेरे पास में y की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं x का फंक्शन होती, और x का फंक्शन है तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट होती किसके ऊपर में, पाथ के ऊपर में। तो ये अगर इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है तो मेरे पास में जो फोर्स आ रही है यानी कि वो डिपेंडेंट है पाथ के ऊपर में। अगर y मुझे इंटीग्रेट करना है, इसका वर्क डन निकालना है, तो इसका वर्क डन निकालने के लिए मुझे y का फंक्शन जो है x के अंदर में मिलना चाहिए, और x के अंदर में अगर मेरे पास में फंक्शन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी दिखा रहा है किसके ऊपर में, उसके पाथ के ऊपर में। और पाथ के ऊपर में जब भी डिपेंडेंसी आ जाती है तो हम बोलते हैं कि वो किस तरह की फोर्स है। बिल्कुल, अभी मैं उसके ऊपर में भी आऊंगा, पहले इस न्यूमेरिकल को आगे सोल्व करते हैं। तो यहां से आपने देखा कि ये डायरेक्टली तो मेरे पास में सोल्व नहीं हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूं, 2x dx प्लस में एक्स स्क्र dy, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया और यहां से मैं इसको इंटीग्रेट करूं। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जब भी इस तरह की कोई वैल्यू आती है तो आपको एक दिमाग के अंदर में एक चीज आ जानी चाहिए कि ये जो फोर्सेज हैं ये मेरे पास में सीधी सोल्व नहीं होंगी, ये होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू सोल्व। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, सॉरी पार्शियल इंटीग्रेशन के थ्रू हमारे पास में क्या होगी, ये पार्शियली इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा इनको। और पार्शियली इंटीग्रेट का मतलब है कि ये जो dx के साथ में टर्म है इसको y के रिस्पेक्ट में, जो मेरे पास में x के साथ में है इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां से वैल्यू जो आई आपके पास में दिस इज इक्वल टू, इसको पूरे को आप लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्र y, इसको भी आप इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो यहां से आई आपके पास में एक्स स्क्र y। तो दोनों ही केसेस के अंदर में मुझे क्या मिल रहा है, सेम वैल्यूज मिल रही है। इसको इंटीग्रेट करूं और इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे सेम वैल्यू यहां से आपको मिलती है जब हम इसको पार्शियली इंटीग्रेट कर रहे हैं।
ठीक है भाई, इसको हमने किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको हमने क्या किया, जो dy टर्म था उसको मैंने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो मुझे मिल गया एक्स स्क्र dy और यहाँ पर एक्स स्क्र वाई। अगर दोनों ही टर्म्स का जो dx के साथ में है और dy के साथ में है तो आपको वैल्यू सेम मिल रही है, तो इसका मतलब है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है आपकी, तो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे का क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा गया है। तो जो वैल्यू आपको इंटीग्रेट करने के बाद मिल रही है, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्र वाई और इसका इंटीग्रेशन आप कर दें। भाई ये जो चीज बताई है ना मैंने, ये हर चीज हमेशा वैलिड नहीं होगी, हर न्यूमेरिकल के लिए वैलिड नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस पाथ पर पहुंच पा रहे हैं, हम उसको इंटीग्रेट करने के बाद में, मुझे पार्शियली इंटीग्रेट करने के बाद में मुझे दोनों वैल्यू सेम मिल पा रही है, तो मतलब मैं इसको सोल्व कर सकता हूं, मेरे पास में उसका रिजल्ट आ सकता है, मैं उसको इंटीग्रेट कर पा रहा हूं। और इंटीग्रेट कर पा रहा हूं, इसके अंदर में मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि y जो मेरे पास में फंक्शन नहीं गिवन था x का, और इंटीग्रेट करना पड़े तो मुझे x का फंक्शन मानना पड़ेगा उसको। इसके अंदर में अब जो वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं पार्शियल इंटीग्रेशन के ऊपर में डिपेंडेंसी दिखा रही थी, तो पार्शियल इंटीग्रेशन के ऊपर में डिपेंडेंसी थी, यानी कि मैं इसको इस मेथड के थ्रू सोल्व कर सकता हूं। तो यहां से आपका d से d कैंसिल हो गया, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू x की वैल्यू कहां से वेरी कर रही थी, 0 से 2 तक, यानी कि फाइनल वैल्यू 2, तो 4 आ गया। y की वैल्यू कितनी कर रही है, वो 4 कर रही है, तो आपके पास में 4 यानी कि 16 जूल आपके पास में आंसर आ गया। इसका तो आंसर हम निकाल लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का हमने क्या किया, आंसर नहीं निकाल पाए क्योंकि वैल्यू जो थी वो y के ऊपर में डिपेंड, अगर इंटीग्रेट करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो y के ऊपर x की डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी, और डिपेंडेंसी मैंने शो कर दी तो पाथ के ऊपर में डिपेंडेंट हो गया। तो आपको समझ में आता है कि जब भी पाथ के ऊपर में डिपेंडेंसी आए तो वो जो फोर्सेज होती हैं, वो जो फोर्सेज होती हैं, ये फोर्स, दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या इसको आप सोल्व कर पाए, क्या इसका आंसर आप निकाल पाए, बिल्कुल निकाल पाए। तो आप देखो यहां पर जो है मेरे पास में जो निकल के आ रही है फोर्स, दिस इज किस तरह की फोर्स है ये, दिस इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि आप किसी का फोर्स जो मतलब जिस फोर्स के थ्रू आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, उसके वर्क डन को निकाल पा रहे हैं, और वो पाथ के ऊपर में इंडिपेंडेंट नहीं है। मैंने इस बॉडी पर मैं चाहे ऐसे जाऊं, चाहे ऐसे जाऊं, चाहे ऐसे जाऊं, मेरे पास में वैल्यू जो है वो सेम आएंगी। इस केस के अंदर में देखो, मैं इस पाथ से जाऊंगा तो अलग आएगा, इस पाथ से जाऊंगा क्योंकि y जो है वो डिपेंडेंसी दिखाएगा x के ऊपर में, तो वैल्यू जो है वो चेंज होती चली जाएंगी। लेकिन इसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं है, वो सीधा हम जो हमारे पास में डिपेंडेंसी है वो नहीं दिखा रहा है पाथ के ऊपर में। इस केस के अंदर में y जो है अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा तो डिपेंडेंसी दिखाएगा, तो x का फंक्शन के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। तो पाथ के ऊपर में डिपेंडेंसी दिखाई तो मतलब वो मेरे पास में डिपेंडेंट ऑन पाथ, एंड दीज फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलो नेक्स्ट हमारे पास में ये फोर्स था, ये भी मेरे पास में क्या था, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल पाया क्योंकि ये इसके पाथ के ऊपर में डिपेंड नहीं करे, चाहे मैं ऐसे जाऊं चाहे इसके पाथ में ऐसे जाऊं, क्योंकि मैं इजीली इसको इंटीग्रेट कर पा रहा हूं। तो दिस इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। एक फोर्स मैंने यहां पर भी आपको दिया था, ये वाला, इसके ऊपर में भी मैं इसका रिजल्ट निकाल पा रहा था, इजीली उसको इंटीग्रेट कर पा रहा था। तो इजीली मैं उसको इंटीग्रेट कर पा रहा हूं, यानी कि कहीं ना कहीं वो मेरे पाथ के ऊपर में डिपेंड नहीं कर रही, चाहे मैं ऐसे जाऊं चाहे मैं ऐसे जाऊं। और इस तरह की फोर्सेज जो होती हैं, दीज आर आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। तो अब हमें समझ में आती है कि आगे जब भी मेरे पास में कोई न्यूमेरिकल आएगा तो कंजर्वेटिव फोर्स केवल और केवल मुझे 3 फॉर्म के अंदर में मिलेंगी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मुझे केवल और केवल एक फॉर्म के अंदर में मिलेगी। देखो जो कहानी है ना, वो शुरुआत हमने कहां करी थी, और वहां से शुरुआत करके बहुत दूर तक हम लेके गए उस चीज को, और फिर वापसी में उनको समअप करने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारा समअप आपके दिमाग के अंदर में एक इमेज डेवलप करने के लिए कि यार कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को रटो मत, उनका मतलब होता है। आप सभी ने पढ़ लिया कि भाई मैं उस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाया और यहां पर ले गया मैं उसको, तो मेरे पास में कंजर्वेटिव फोर्स है, चाहे मैं ऐसे लेके जाऊं चाहे मैं ऐसे लेके जाऊं, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में मैं उसको किसी भी पोजीशन पर लेके जाऊं, वो चेंज नहीं हो रही है, उसका वर्क डन चेंज नहीं हो रहा है। किसी ने ये सोचने की कोशिश करी क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी फोर्स उसके ऊपर में लग रही है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है वो। सबने कहा जी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो कांस्टेंट है और वो उसको रोक के रखे हुए, जी इजकल टू एम इंटू में एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सबने फॉर्मूला रट रखा है, भाई फॉर्मूला का करोगे क्या जब तक आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। मान लो मैंने फोर्स आपको ये दे दी होती एग्जाम के अंदर में इस तरह की फोर्स, और मैं पूछता व्हाट टाइप ऑफ द वर्क डन देयर, और मैं मान लो ये दे देता आपको फोर्स, ये वाली जो दे देता, तब आप कैसे बताते कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है।
तो कंसेप्ट अपनी जो है ना पकड़ बनानी सीखो आप लोग। तो आपको ये समझ में आया होगा कि भाई ये फोर्स जो है, पहली फोर्स जो है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर में ना तो कहीं एक्स का कोई कंपोनेंट है, ना मेरे पास में वाई का कंपोनेंट है। जो आई डायरेक्शन में भी इसकी कांस्टेंट वैल्यू है और वाई डायरेक्शन में भी उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि फोर्स जो है वो कैसी है, इस केस के अंदर में कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स ऑलवेज गिव ए कंजर्वेटिव पाथ और कंजर्वेटिव फोर्स। सो दीज फोर्स आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव वर्क डन उसके थ्रू, फोर्स के थ्रू होता है। तो पहला टॉपिक यानी कि पहला पॉइंट, कांस्टेंट फोर्स आएगी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कि मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स भाई कांस्टेंट है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में जो भी आती है वो आप सिंपल से बोल भी देते। कंजर्वेटिव फोर्स है कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स वो फोर्स। क्यों होती है कांस्टेंट फोर्स? क्योंकि मैं इजीली उसके थ्रू क्या कर पाता हूँ, इंटीग्रेट कर पाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आपने देखा कि एक फंक्शन मेरे पास में आई और जे के अंदर में जो आ रहा था, तो आई के साथ में जो आ रही है वैल्यूज, वो फंक्शन है। आई किसका फंक्शन होता है, एक्स के कंपोनेंट्स का। तो आई के साथ में केवल और केवल एक्स की वैल्यूज यानी उसके कोफिशिएंट्स हैं वो एक्स के अंदर में आए। जे वाला जो वैल्यू है यानी कि जे यूनिट वेक्टर है, उसके साथ में केवल और केवल वाई के आए, क्योंकि जे वाई को रिप्रेजेंट करता है, तो वाई वाले ही कंपोनेंट इसके पास में आए। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है वो कहीं आपको दिख रही है कि 4 जो है वो इस फॉर्म में मिल रही है, एफ फंक्शन ऑफ एक्स आई, फंक्शन ऑफ वाई किसके साथ में, जे के साथ में, प्लस फंक्शन ऑफ जेड किसके साथ में, के साथ में। तो ये फॉर्मेशन आपको समझ में आई कि इस तरह की फोर्सेज आपको मिलती हैं, तब भी हमारे पास में किस तरह का रिजल्ट निकल के आएगा, दैट इज कंजर्वेटिव। कैसा वर्क डन होगा, वो कंजर्वेटिव वर्क डन होगा उसके अंदर, यानी कि वो पाथ के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं। हमारी जो फितरत है ना वो यही होती है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लेते हैं और उनसे जुड़ने वाली चीज़ों, उनकी डेप्थ में जाकर उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश नहीं करते, और इसीलिए हमारे एग्जाम जो होते हैं ना वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। इस केस के अंदर में देखो कि ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म बन रही है। भाई परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म कैसे बताई, ये मेरे पास में तरीका था, ये एक शॉर्ट ट्रिक मान लो कि इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम देखते हैं, उसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हो ये, कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये परफेक्टली इंटीग्रेबल जो मेरे पास में डिफरेंशियल फॉर्म में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, जो डी एक्स के साथ में कंपोनेंट है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो डी वाई के साथ में उसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करके देख लो। अगर दोनों वैल्यूज मेरे पास में सेम आ रही हैं, तो जो वैल्यू आई है उसी का मेरे पास में क्या हो जाए, परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म बन जाती है। और वो हम इसको इजीली सोल्व करना जानते हैं। एक्स की वैल्यूज को रखो, वाई की वैल्यूज को रखो, आप इजीली निकाल पाए। तो तीसरा जो टाइप आया वो परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म बनती है, हमेशा नहीं बनेगी ये, लेकिन अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच पा रहे हैं, आप बना पा रहे हैं उसको, तब तो ये समझ लो कि आप इजीली उसको क्या बना लेंगे, जो फॉर्म है कंजर्वेटिव फोर्स, आप उसको डिफाइन कर देंगे। चलो एक छोटा सा इसके अंदर में और डालता हूँ, ये हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हुए। एक फोर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मान लो 3x² आई प्लस में 2x³ वाई जे। ये थोड़ा सा ना मैं जे इसके साथ में आई जैसा लगता है, लेकिन जे होता है ये भाई, थोड़ा सा ना आगे ध्यान रखना इस चीज को भी। ठीक है, तो यहां से 3x² और 2x³ वाई मेरे पास में आई, तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि ये परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म में है या नहीं है। क्योंकि मैं बाद में तो इसके ऊपर में वो डीएस वाला वर्क डन निकालने के लिए बोलूंगा, एफ डॉट डी एस निकालो, इसको इंटीग्रेट करो डी डब्ल्यू के साथ में, तो वो सारे कैलकुलेशन करें। लेकिन पहले मुझे ये तो पता हो कि क्या मैं इस फोर्स को, क्योंकि ये जो फंक्शन देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आई यानी कि एक्स के हैं, लेकिन इसके अंदर में दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स का भी आ रहा है और वाई का भी आ रहा है। यहाँ पर जे है मेरे पास में और इसके अंदर में वाई भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, यानी कि उसके अंदर में दोनों कंपोनेंट्स मेरे को मिल रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली तो इसको सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में एक तरीका है कि मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके देख लूँ, पार्शियली इंटीग्रेट करके देख लूँ, सॉरी। तो उसके लिए मुझे कोई शॉर्ट ट्रिक तो पता होना चाहिए, कैसे मैं इसको क्या परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म में बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। तो यहां से बनाने के लिए मुझे पता है कि 3x² और दूसरा कंपोनेंट है 2x³ इन दोनों को मैं इंटीग्रेट करके देख लूँ। इसको मैं इंटीग्रेट करके देखूँ, क्योंकि dx की टर्म में तो dx के रिस्पेक्ट में, ये मेरे पास में dy है तो इसको dy की टर्म में। तो यहां से आपने सोल्व किया इसको, तो 3x³ आ गया मेरे पास में, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक x उसका बढ़ जाएगा और डिवाइड बाय 3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, सो दिस इज x³ y आया। यहां पर मैं इसको पार्शियली इंटीग्रेट करूंगा तो यहां से आपको समझ में आया कि ये आया 2x³ y²। यहां पर मेरे पास में क्या आएगा y, कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसके अंदर, मैंने y² की बनता है, ये y² लिखो भाई, यहाँ पर ये y² ठीक है। ये 3x² x³ y² आया मेरे पास में,
डिवाइड बाय 2 आएगा क्योंकि ये 2 से आएगा, इसका इंटीग्रेट पार्शियली कर रहे हैं तो इस x का कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, इसका हम कांस्टेंट मान के चल लेते हैं। तो डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर इज आल्सो ये स्क्वायर आएगा x क्यूब y क्यूब। तो दोनों ही केस के अंदर में यानी कि दोनों ही कंपोनेंट हमारे पास में क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि हम कैसे फाइंड करें कि पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में है या नहीं है, परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म में है या नहीं है। तो दोनों में मैंने इंटीग्रेट किया और दोनों को इंटीग्रेट करने के बाद में सेम वैल्यू मेरे को मिल गई है, और सेम वैल्यू मिल गई है तो आप कहेंगे कि दिस इज ए परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म। और हम डायरेक्टली इसका क्या लिखेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स क्यूब वाई। तो यहां से डी से डी कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू जो भी गिवन हो गया यानी कि जहां से जहां तक पाथ गया 0 0 से यानी कि ये मान लो 1 1 से लेकर 2 4 तक गया, तो कैसे लिखोगे इन दोनों का डिफरेंस, 2 माइनस में 1 1 आ गया और 4 माइनस में 1 यानी 3, उसको आप डायरेक्टली इसके अंदर में वैल्यूज को पुट करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये तरीका मैं जो समझाना चाह रहा था उसमें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि 3 तरह की फोर्सेज होती हैं। अब कंक्लूड कर देते हैं पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा है कि पहला जो हमारे पास में कांस्टेंट फोर्स होती है वो जो आप सभी ने अभी तक पढ़ी हुई है लेकिन आगे की चीजों को नहीं पढ़ा हुआ था। दूसरा जो हमारे पास में फोर्स आती है अगर आपको कुछ इस तरह की मिलती है कि ये एफ एक्स आई एफ वाई जे यानी कि फंक्शन ऑफ वाई फंक्शन ऑफ जेड इंटू में जे, ये आ गया के, ये फोर्स मिले। या फिर तीसरी फोर्स हमें कैसे मिले, परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म। परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म में अगर मिलती है तो हम बोलते हैं कि जो हमारे पास में फोर्स है यानी कि जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। ये मेरे पास में किस तरह का वर्क डन करती हैं सारी फोर्सेस, कंजर्वेटिव। तो आपको आगे से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाए तो अपने दिमाग की बत्तियों को थोड़ा सा खोल लेना, जला लेना और इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना। और चौथा पॉइंट जो मेरे पास में आता है नॉन कंजर्वेटिव का, और नॉन कंजर्वेटिव आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आपके पास में कुछ इस तरह की फॉर्मेशन मिले जैसे y इंटू में आई यानी कि ये मेरे पास में एक x के में अंदर में y के कंपोनेंट को बात कर रहा है, तो इसमें आपका जो वर्क डन होता है दीज आर नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़े तो इंटीग्रेट केवल और केवल तब कर सकते हैं जब ये आपके पास में y जो है वो फंक्शन हो x का, मान लो एक्स स्क्र 2 का हो जाए या फिर एक्स स्क्र प्लस में x प्लस में 2, कुछ भी वैल्यू आपके पास में आ जाए, तो किसी का भी फंक्शन हो सकता है ये, लेकिन उसके अंदर में x आना चाहिए, यानी कि वो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू डिपेंडेंसी x के ऊपर में दिखानी चाहिए या z के ऊपर में दिखाए, वो कोई भी कोऑर्डिनेट उसके अंदर में हो सकता है, तब आप उसको सोल्व कर पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो किसके ऊपर में डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर में डिपेंड करेगा। और जब भी पाथ के ऊपर में डिपेंडेंसी दिखाता है तो वो जो फोर्सेज होती हैं दीज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, और जो वर्क डन उनके थ्रू होता है वो होता है नॉन कंजर्वेटिव वर्क। यानी कि जो वर्क है वो चेंज हो जाएगा। मान लो मैं इस रास्ते से जा रहा हूं तो मेरा 10 जूल आया, इस रास्ते से गया तो 12 जूल आ गया, इस रास्ते से गया 14 जूल आ गया, तो अलग अलग वैल्यूज उसके अंदर में आपके पास में आ रही है। तो अलग वैल्यूज आ रही है तो पाथ के ऊपर में डिपेंडेंसी दिखाई है उसने, इसने पाथ के ऊपर में डिपेंडेंसी नहीं दिखाई है, सो दीज आर कंजर्वेटिव फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्क डन। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बनता है। मैंने सारे जो पॉसिबिलिटीज थी वर्क डन से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो सारी यहाँ पर मैंने कवर कर ली है। इसके बाद में जो आगे पढ़ेंगे हम लोग उसमें मैं बात करूंगा आपसे एनर्जी को लेकर, बहुत ही बेहतरीन लेवल का उसके अंदर में मैं आपको लेकर चलूंगा, जीरो लेवल से लेकर और हाई लेवल तक के जो न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट उसके अंदर में बन सकते हैं उन सबको पढ़ाऊंगा मैं। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखें, हो सकता है कि एक बार में समझ में आ जाए, हो सकता है ना भी आए तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, और अपने धीरे धीरे जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए गए हैं पिछले उनको जल्द रिवाइज जरूर करते रहना, क्योंकि आगे हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है उनकी, चाहे मैं काइनेमेटिक्स की बात करूं, चाहे एनएलएम की बात करूं, चाहे फ्रिक्शन की बात करूं, हर चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही बेहतरीन लेवल पर आपको उनको रिवाइज करना है। यानी कि ये नहीं कि बस पेज पलट दिए, पेज पलट के हमने उनको याद कर लिया। हालांकि मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, जो उनके कंसेप्ट मैप बनते हैं, माइंड मैप बनते हैं, वो भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाओ और अच्छे से अपनी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना आपको है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी एक वो कहते हैं ना कि जो तैयारी है उसको बूस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं एक सोर्स हूँ आप लोग को बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आप लोग को ही होता है। आप नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोर्स करने का, यहाँ पर क्लासेस अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी हमेशा अप्रोच ये रहती है कि आपको जीरो से मैं उठाऊँ,
बहुत से लोगों को चीजें पता थी कि वर्क डन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन मेरे को नहीं पता कि 1% लोगों को भी, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, 1% लोगों को भी ये पता होगा कि ये फोर्स किस तरह की होंगी। नहीं पता होगा, क्योंकि आपने चीजों को रटा है, कंसेप्ट को डेप्थ में जाकर पढ़ने की कोशिश नहीं करी है। और यही तो डिफरेंस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर में, एक नॉर्मल स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर में। चलिए कोई नहीं, ज़्यादा हम बातों पर ध्यान नहीं देंगे और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपका कोई भी साथी जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। नंबर आप लोगों को पता ही है, 9416878402। ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा कोर्स जो कंटिन्यू है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में, जिसमें बहुत बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट्स को लेकर आऊंगा मैं। एनर्जी से शुरुआत करेंगे। जो आपने एक भ्रांति बना रखी है पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, काइनेटिक एनर्जी को लेकर, उन सबको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा। आपके दिमाग से एक नई तरह की चीज़ों को ईजाद करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आपको अगर देखो, एक ना मूवी थी, बहुत ही खूबसूरत मूवी थी वो, अगर किसी ने देखी है तो इंसेप्शन मूवी है। नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना, और इस मूवी को समझने की कोशिश करना आप लोग। हिंदी में डब भी मिल जाएगी, और अगर आप इजीली इंग्लिश में देखना चाहें तो मिल जाएगी आप लोगों को। ये मूवी बड़ी खूबसूरत मूवी है, और आपके ब्रेन सिस्टम के ऊपर में बात करते हैं कि कैसे आप अपने ब्रेन के अंदर में कैसे आइडियाज़ को ईजाद करते हैं। बाकी मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये मूवी आप एक बार में समझ जाएं। बहुत से लोगों को ये मूवी समझने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए एक बार में। बड़ी अच्छी मूवी है, क्योंकि ये आपके ब्रेन सिस्टम को लेकर थोड़ा सा डिफाइन करती है कि कैसे आइडियाज़ को लेकर हमें सोचना पड़ता है, कैसे हम किसी भी चीज़ को लेकर थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं, या फिर बाकी आप लोग देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। ज़्यादा सस्पेंस मैं इस मूवी का तोड़ना नहीं चाहूँगा। चलिए मिलते हैं फिर।